नमस्कार सभी स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे मित्र। आज हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में 1 नंबर या 2 नंबर के पूछे जाते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है। क्या है कि हैलोजन यौगिकों के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा यौगिक तीव्रता से SN1 अपक्रिया करेगा। यानी यहाँ पूछा गया है SN1 अपक्रिया कौन देगा। एक देखिए ये आपका दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर CH3 है, यहाँ CH3, यहाँ CH3, एक ये कंपाउंड है और एक ये कंपाउंड है। दूसरा है आपका ये एक कंपाउंड है और एक ये कंपाउंड है। यानी हमारे पास 2 कंपाउंड की तुलना करा रहे हैं। फर्स्ट नंबर में ये इससे तुलना होगी इसकी और इसमें इसकी। ठीक, यहाँ पर इसका अगर नाम लेना चाहते तो देखिए 1 2 3 ये नंबरिंग कर लेंगे। चलिए पहले देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। अगर इस पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर इसको अगर देखा जाए तो जब इसकी संरचना बनाएंगे ऐसे Cl CH3, यहाँ CH3, ये जो एरो छूटे हैं ये CH3 इससे यहाँ भर देंगे। तो देखिए 3 तरफ CH3 लगा और एक तरफ क्लोरीन लगा, और यहाँ पर अगर कार्बोकैटायन की बात किया जाए तो ये टर्सरी कार्बोकैटायन है। ठीक है, और इस पे देखिए, इस पे यहाँ पर ये जहाँ पे कार्बन लगा है तो इस जगह कार्बन से ये Cl जुड़ा है, और इधर कार्बन है इधर कार्बन है, ये सेकेंडरी है। तो अब इसमें तुलना करते हैं कि में देखिए तृतीयक कार्बोकैटायन का स्थायित्व अधिक होने के कारण टर्सरी हैलाइड की अपक्रियता सेकेंडरी हैलाइड से अधिक होगी, क्योंकि ये यहाँ पर स्थायित्व ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर हैलोजन टूट जाएगा। तो टर्सरी कार्बोकैटायन का जो स्थायित्व है वो अधिक है। ठीक है, इस कारण ये सेकेंडरी हैलाइड से अधिक अपक्रिया देगा, मतलब जल्दी अपक्रिया देगा। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल में है, देखिए इसमें प्राथमिक कार्बोकैटायन की तुलना में सेकेंडरी कार्बोकैटायन का स्थायित्व अधिक है। ये पीछे मैं आपको क्रम लिखा चुका हूँ, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री या टर्सरी कार्बोकैटायन का स्थायित्व। तो देखिए प्राथमिक कार्बोकैटायन की तुलना में सेकेंडरी कार्बोकैटायन का स्थायित्व अधिक है, तो ये भी जल्दी से देगा। तो इसमें देखिए प्राथमिक कार्बोकैटायन, अब ये जो एग्जाम्पल ऊपर लिखा है इससे ये आपका ये यहाँ पर क्या है, ये आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, क्योंकि देखिए इसमें जो Cl जुड़ा है वो इधर CH3 और इस जगह CH3, तो इस कार्बन पर क्या हुआ, 2 कार्बन इधर जुड़ गए तो सेकेंडरी हो गया। अगर इसकी बात करें तो ये Cl है और यहाँ पर कार्बन है, तो एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी हो गया। तो इस तरह से यहाँ सेकेंड में कि प्राथमिक कार्बोकैटायन की तुलना में सेकेंडरी कार्बोकैटायन का स्थायित्व अधिक है, तो ये तेजी से अपक्रिया देगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन है ट्राइक्लोरोमेथेन। ठीक है, ट्राइक्लोरोमेथेन को गहरी रंगीन बोतलों में संग्रहित क्यों किया जाता है, तर्क कीजिए। देखिए आपके कोर्स से क्लोरोफॉर्म हट गया भले, लेकिन चूंकि ये हैलोजन का है, हेलो एल्केन का है, तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये ट्राइक्लोरोमेथेन को हम लोग CHCl3 ये तो एक कार्बन हो गया, 3 क्लोरीन हो गई, तो इसलिए ट्राइक्लोरो 3 कार्बन और 1 पर मेथेन, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। तो सीधे सीधे ट्राइक्लोरोमेथेन की जगह ये भी बोला जा सकता है कि क्लोरोफॉर्म को गहरी रंगीन बोतलों में इकट्ठा क्यों किया जाता है, इकट्ठा क्यों रखा जाता है। तो उसका देखिए रीज़न क्या है। क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में, वायु की प्रेजेंस में, ठीक है, प्रकाश सनलाइट की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन वायु, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फास्जीन एक गैस बनाता है। क्योंकि फास्जीन गैस विषैली होती है तो इस कारण हम लोग क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में नहीं रखते। ठीक है, क्लोरोफॉर्म कहा जाए या ट्राइक्लोरोमेथेन कहा जाए, दोनों की एक ही बात है। तो पूछा जाएगा कि ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म को गहरी रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, तो उसका कारण यह है कि वो वायुमंडल की ऑक्सीजन से अपक्रिया करके फास्जीन जैसी विषैली गैस बना लेता है, इस कारण इसको हम लोग रंगीन बोतलों में रखते हैं। या इसी प्रश्न को उल्टा किया जा सकता है कि क्या कारण है कि क्लोरोफॉर्म को पारदर्शक या पारदर्शी बोतलों में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पारदर्शी बोतलों में रखेंगे तो सनलाइट उसमें
इंटर कर जाएगी और वो फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फास्जीन बना लेगी। इसलिए हम लोग क्लोरोफॉर्म को गहरी रंगीन बोतलों में और ब्लैक यानी काला कपड़ा काला कागज़ लपेट के रखते हैं। ठीक, तो देखिए इसी का जवाब ये लिखा है। अगर मेरी लैंग्वेज से समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं इसका आपका रिटन में जवाब लिखा है। ट्राइक्लोरोमेथेन प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर यानी ऑक्सीडाइज होकर अत्यधिक विषैली गैस फास्जीन बनाता है। ठीक है, प्रकाश से बचाने के लिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में, इसलिए यहाँ पर इसलिए जोड़ लीजिएगा, इसलिए प्रकाश से बचाने के लिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में संग्रहित किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाने के लिए कौन सी सावधानी बरती जाती है? तो देखिए इसको क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाने के लिए कौन सी सावधानी बरती जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में, ठीक है, काले कागज से लपेटकर अंधेरे में मुंह तक भरा जाता है, यानी उनके फुल बॉटल तक भरा जाता है तथा 1% उसमें एथिल अल्कोहल मिलाकर, ठीक है, 1% एथिल अल्कोहल की कुछ बूंदें मिलाकर रखा जाता है। देखिए अब इसमें क्या है कि क्या क्या सावधानी बरती जाती है। तो एक सावधानी तो है कि रंगीन बोतलों में भरा जाता है, दूसरी बात काले कागज़ में बॉटल को लपेटा जाता है, तीसरी बात उसको अंधेरे में ये काम किया जाता है, यानी लाइट वहाँ भी नहीं होनी चाहिए, चौथी बात उसके जो भरा जाता है क्लोरोफॉर्म वो फुल मुंह तक भरा जाता है बॉटल के। इसका रीज़न ये है कि अगर ज़रा भी गैप होगा तो आपके रिएक्ट करके वो गैस बना सकता है। ठीक, तो बॉटल को फुल मुंह तक भर देते हैं और उसमें एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है। इस तरह से क्लोरोफॉर्म की पैकिंग की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए कि आर्थो तथा मेटा समवायु आइसोमर की तुलना में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक एवं विलेयता उच्च होती है, विवेचना कीजिए। आर्थो तथा मेटा आइसोमर की तुलना में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक एवं विलेयता उच्च होती है, विवेचना कीजिए। अब आपके सामने देखिए ये 3 चित्र बने हुए हैं। ठीक है, आर्थो, ठीक है, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक, इस तरह से आपके पास 3 कंपाउंड हैं। अब इन्हें पूछा गया कि इनमें से किसकी मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्टेबिलिटी अधिक होगी, यानी उच्च होगी। ठीक, तो देखिए उच्च होने का मतलब यहाँ कहा गया है कि तीनों क्लोरीन से हैं, बस पोजीशन बदली है आर्थो मेटा पैरा की। तो अब इसका देखते हैं इसका जवाब। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जब तीनों आइसोमर हम लोग देखेंगे तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो है वो अन्य दोनों की तुलना में उसकी सिमेट्री अधिक है, उसमें सिमेट्रिक अधिक है। तो सिमेट्री अधिक होने के कारण उसका जो विलेयता है और गलनांक दोनों उच्च हो जाएगा। तो मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। देखिए पैरा डाइक्लोरोबेंजीन अन्य 2 आइसोमर की तुलना में अत्यधिक सिमेट्रिक है। यह आर्थोमेटा की तुलना में क्रिस्टल जालक में अधिक समायोजित होता है, अतः पैरा क्लोरोबेंजीन की विलेयता तथा गलनांक अधिक होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए ये अपना जवाब है, ये हमें इसकी विलेयता और गलनांक उच्च क्यों है, क्योंकि पहली बात तो इसमें सिमेट्री पाई जाएगी। सिमेट्री का मतलब बराबर भागों में से डिवाइड किया जा सकता है, चाहे ऐसे काट दें या ऐसे काट दें। तो कंपाउंड क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने के कारण ये इसमें विलेयता यानी देर से घुलेगा, इसलिए इसकी विलेयता उच्च हो जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट क्यों अधिक होगा, क्योंकि ये क्रिस्टली होता है, इसमें क्रिस्टल के जालक बनते हैं। आप जानते हो जो क्रिस्टली पदार्थ होते हैं, ठीक है, क्रिस्टली पदार्थों की जो आयनिक क्षमता होती है, जो उनके अंदर बॉन्ड बंधे होते हैं, बहुत ही जटिल होते हैं। तो जटिल होंगे तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता लगेगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट अधिक हो जाएगा। और चूंकि अगर उनके अंदर क्रिस्टल जालक बने हैं और ऊपर से सिमेट्री भी है, तो पानी में डालने पर या किसी में घुलाने पर उनके जो बॉन्ड है वो देर से टूटेंगे, यानी विलेयता जो है वो देर से होगी, यानी विलेयता उच्च हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कहा गया है, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका डाइपोल मूवमेंट सर्वाधिक है, द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज़्यादा किसका है। ठीक है, ये है आपका CH2Cl, Cl2, CH Cl3 और CCl4। देखिए ये है आपका डाइक्लोरोमेथेन। ठीक है,
ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन। ये 3 कंपाउंड हैं, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन। अब देखो मैंने इसका आपको चित्र बनाया है, ये आपके सामने देखिए, ये चित्र पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इसी में जवाब है। अब हमने ये जो पहला बनाया देखिए, ये डाइक्लोरोमेथेन का है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, कार्बन के नाभिक की तरफ खींच रहा है, ठीक है, लेकिन क्लोरीन क्या है, क्लोरीन कार्बन के नाभिक से इलेक्ट्रॉन को खींच रही है, इधर ये भी नाभिक से इलेक्ट्रॉन को खींच रही है। तो डाइक्लोरोमेथेन की ये कंडीशन है। अब चलते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन का। तो देखिए क्लोरीन इधर भी खींच रही है, कार्बन को इधर भी खींच रही है और इधर भी खींच रही है। तो इस कारण देखिए ये यहाँ पर ये एक दूसरे को विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं, जबकि ये एक दूसरे को एक ही दिशा में ले जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये भी क्लोरीन इधर खींच रही है, क्लोरीन इधर खींच रही है, ये क्लोरीन इधर खींच रही है, ये क्लोरीन इधर खींच रही है। तो इसमें चारों क्लोरीन कार्बन को चारों तरफ खींच रही हैं, और इसमें देखिए 3 क्लोरीन खींच रहे हैं, एक हाइड्रोजन कार्बन की ओर खींच रहा है। इस कारण से यहाँ पर इसका डाइपोल मोमेंट 1.68, यहाँ पर 1.03 और यहाँ पर 0.0। अब रीज़न जानेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने ये जो चित्र बना है, इसमें देखते हैं ये एक ही दिशा में जा रहा है, ये विपरीत दिशा में जा रहा है और ये विपरीत दिशा में जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक ही दिशा में जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, क्लोरीन की तुलना में इसमें क्लोरीन परमाणु कम है, इनमें क्लोरीन परमाणु ज़्यादा है। तो क्लोरीन परमाणु क्या कर रहे हैं कि बाहर की ओर खींच रहे हैं, तो चलो ठीक है, इसमें क्लोरीन परमाणु दोनों बाहर की तरफ खींच रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन तो अंदर की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम लोग इसका रिजल्ट देखेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में सिमेट्रिक अणु है और इसका डाइपोल मोमेंट 0 है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन तो यहीं से जो इसमें पूछा गया कि किसका सर्वाधिक होगा, तो इसका तो भाई सबसे कम होगा, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट 0 है। तो 0 है तो CCl4 से अब हम किसकी व्याख्या नहीं करेंगे। आते हैं क्लोरोफॉर्म पर। CHCl3 में दोनों कार्बन क्लोरीन, आप अभी चित्र देख चुके हैं, के डाइपोल मोमेंट के परिणाम का कार्बन हाइड्रोजन द्वारा विरोध किया जाता है, अतः इसका डाइपोल मोमेंट 1.03D होगा। इसका देखिए रीज़न क्या है कि इसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड और उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों एक संख्या में बराबर हैं, ठीक है। तो परिणाम क्या करेगा कि ये इसका दोनों का विरोध करेगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट CCl4 की तुलना में अधिक हो जाएगा, लेकिन डाइक्लोरोमेथेन की तुलना में कम होगा। यानी अब उसने पूछा कि सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा। तो अब आगे चलते हैं इस पर। ये देखिए यहाँ पे ये यहाँ कहा गया है कि CHCl2 में कार्बन क्लोरीन डाइपोल मोमेंट का परिणाम कार्बन हाइड्रोजन डाइपोल मोमेंट एक ही दिशा में करते हैं, जिसके कारण इनके बांडों का परिणाम प्रबल होता है और इसका डाइपोल मोमेंट 1.62 है, इसलिए ये इसका डाइपोल मोमेंट सबसे अधिक होगा। इस कंपाउंड की मैं व्याख्या चित्र पर करता हूँ चल के। तो देखिए यहाँ पर कहा कि डायरेक्शन एक जैसे है, ठीक है। ये देखिए ये भी इधर को खींच रहा है, ये भी इधर को खींच रहा है, तो इस कारण इसका डाइपोल मोमेंट अधिक हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो डाइक्लोरोमेथेन का डाइपोल मोमेंट अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न रासायनिक अपक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, ठीक है। ये आपका देखिए बना है CH3CO और ये CCl3 और ये KOH, ठीक। एक ये है और एक आपका है, ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, और ये KOH एल्कोहलिक OH के साथ क्या रिएक्शन देगा। तो चलिए देखते हैं इसमें। देखिए ये है एसीटोन CH3CO, ये एसीटोन है। आप जानते हो कि एसीटोन जब भी क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया करता है तो एक दवा बना लेता है, ठीक है, क्लोरीटोन नामक एक दवा बन जाती है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जैसा CH3 है वैसा ही CH3 लिखा रहने देंगे, ठीक है। अब ये CH3 ये देखिए यहाँ के इससे क्या करेगा, OH से जुड़ जाएगा, ठीक, और ये CCl3। तो इस तरह से ये क्लोरीटोन नामक एक दवा बना लेता है। तो ये देखिए यहाँ पर एसीटोन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH की उपस्थिति में कराई गई, ठीक है। तो ये क्या बना लिया, क्लोरीटोन। अब इसकी जगह सेकंड है, ठीक है, ये निद्राकारी दवा है, मैंने पहले बताया कि दवा बना लेता है। अब ये देखिए 1 ब्रोमो प्रोपेन एल्कोहलिक OH के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर एक कंपाउंड बनेगा CH3CH2, ठीक है। फिर ये पूरा है CH3CH2CHOH, ये आपका अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। इससे जैसे ही ये देखिए यहाँ से फिर वाटर मॉलिक्यूल आप बाहर निकल जाएंगे, ठीक,
जब वाटर मॉलिक्यूल इसमें गर्म करने पर बाहर निकलेंगे तो ये सीधे बन जाता है क्या, एल्डिहाइड। ये किस में परिवर्तित हो जाता है, ये आपका एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। CH3 CH2 CH2Br जब ये रिएक्ट करेगा इससे तो ये अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा और जैसे वाटर निकलेगा तो ये बनेगा एल्डिहाइड यानी प्रोपेनॉल। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन की अपक्रिया अगर KOH के साथ कराते हैं तो ये टूट के किस में परिवर्तित हो जाता है, प्रोपेनॉल में। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक युग्मों में कौन सा यौगिक OH आयन के साथ SN2 अपक्रिया SN2 अपक्रिया में तीव्र अपक्रिया करेगा। ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड या मेथिल आयोडाइड। ठीक है, एक ये है आपका CH3 का होल 3 CCl अथवा CH3Cl। चलिए पहले बात करते हैं हम लोग मेथिल ब्रोमाइड और मेथिल आयोडाइड की। तो देखिए मेथिल आयोडाइड में तीव्रता से अपक्रिया करेगा क्योंकि मेथिल आयोडाइड में कार्बन और आयोडीन का बांड जो है वो बांड की वियोजन एंथैल्पी कार्बन ब्रोमाइड से कम है, इस कारण ये तेजी से अपक्रिया करेगा। दूसरे वाले में कहा गया है, तो दूसरे वाले में देखिए CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड की तीव्रता से अपक्रिया करेगा क्योंकि ये आपका यहाँ पर CH3 का होल थ्राइस CCl3 की तुलना में त्रिविम बाधा कम है। अब ये त्रिविम बाधा आप पीछे पढ़ चुके हो, यानी इसकी त्रिविम बाधा, ठीक है, यहाँ पर कम है और इसकी त्रिविम बाधा अधिक है। अधिक क्यों होगी, क्योंकि जब ओपन करोगे स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पर ये है CH यहाँ पर CH3, ये CH3, ये CH3, फिर C और फिर Cl। ठीक है, अब आप जानते हो कि इतने सारे ग्रुप लगे होने पर, ठीक है, आपको शायद चित्र समझ में कम आया हो, इसका ओपन करेंगे तो देखिए ये मैं साफ साफ बना दे रहा हूँ, CH3 और ये CH3, ये हो गया। अब फिर यहाँ C है तो ये C और ये Cl, ये Cl और ये Cl। अब इस तरह से इसकी संरचना जटिल हो जा रही, तो इसमें त्रिविम बाधा अधिक होगी, किसकी तुलना में, CH3Cl की तुलना में। ठीक है, तो देखिए अभी आप जानते हो कि अगर इसका जो मैंने अभी चित्र बनाया उसमें त्रिविम बाधा अधिक क्यों होगी, क्योंकि SN2 अपक्रिया जो होती है वो बैक साइड से होती है और क्लोरीन के बैक साइड में आपने देखे ढेर सारे यहाँ पर ग्रुप लग रखे हैं उसके पीछे। ठीक है, CH3 तो इस कारण इसकी त्रिविम बाधा अधिक होने के कारण ये अपक्रिया नहीं देर से देगा, जबकि CH3Cl में त्रिविम बाधा कम होने के कारण अपक्रिया तेजी से हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CH4H9Br वाले यौगिक के सभी आइसोमर लिखिए। देखिए इसके आइसोमर और इसके आइसोमर आप 4 बनेंगे। ठीक है, इसके 4 आइसोमर बनेंगे। देखिए नंबर 1, पहले तो हम लोग सीधी चेन बना लेते हैं। अगर किसी का भी आइसोमर बनाना तो सर्वप्रथम उसकी सिंपल चेन बना के रख लेते हैं, क्योंकि एक आइसोमर तो वो बन ही जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर सिंपल चेन बना दिया और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है और एक कार्बन से ब्रोमीन लगी है, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन। दूसरा, अब हम ब्रोमीन की पोजीशन को चेंज करेंगे, तो ब्रोमीन के पोजीशन को चेंज करेंगे तो दूसरे पर रख देंगे, तो ये देखो 1 2 3 और ये 4, तो इस तरह से 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि हम इसको यहाँ पर रख दें, तो देखो भाई अगर आप इधर से फिर करोगे तो फिर ये दूसरे नंबर पर ही आएगा, इसलिए इसकी ये एक ही कंडीशन यही बनेगी। ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब हम लोग ब्रोमो को चेंज करने के बजाय किसको चेंज करेंगे, अब हम लोग ग्रुप को चेंज करेंगे। तो हमारे पास कार्बन की चेन में मेथिल ग्रुप लगा, उसी को चेंज करेंगे। तो देखिए जहाँ हमने सीधा लिखा था वहाँ हमने CH3 CH2Br लिख दिए और एक CH3 कार्बन पे लगा दिए। ठीक है, तो कार्बन पर लगाने पर क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, क्योंकि पहले कार्बन से जुड़ा है 1 ब्रोमो, दूसरे कार्बन पर लगा है मेथिल ग्रुप 2 मेथिल, और कितने की चेन हो गई, 3 की, तो प्रोपेन। ठीक, इस तरह से इसमें देखते हैं ये आइसो वाला बन गया स्ट्रक्चर। तो देखिए 1 2 3, तो ब्रोमो की पोजीशन यहाँ चेंज हुई, यहाँ भी 1 पे था और मेथिल ग्रुप लगा था, अब 2 ब्रोमो हो जाएगा, 2 मेथिल, दूसरे पर मेथिल है और अब कार्बन की संख्या 3, तो यहाँ पर प्रोपेन। इस तरह से आपका हेलोजन और हेलोरीन समाप्त हुआ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।